नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था फिजिक्स का, जो हमने क्लास 10th की फिजिक्स का एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा और हमने उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए। आज मैं इसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूं फिजिक्स का, दैट इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो आप, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपके एग्जाम चले हुए हैं तो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाना है। समझ आई बात। तो ह्यूमन आई, जैसे चैप्टर आपको सजेस्ट कर रहा है ह्यूमन आई, तो सबसे पहले हमें ह्यूमन आई के बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन आई क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके डिफरेंट ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है। आप अपनी आंख को देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, अंधे होते हैं। ऐसा क्या होता है कि वो अंधे होते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, ऐसा क्या है कि हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ह्यूमन आई क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। तो आपको पता है कि सेंस ऑर्गन्स हमारे पास ह्यूमन आई जो है एक सेंस ऑर्गन है। ये इससे हम करते क्या है, इट एनेबल्स अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड, and colors around us। तो बेटा एक हमारे पास ये सेंस ऑर्गन है ह्यूमन आई। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें और हम आपसे मैं बोलूं कि किसी आपके सामने कोई वस्तु है, इसके बारे में पता लगाएं। ठीक है, अगर उसमें से सुगंध आ रही हो तो आप उसको सूंघ के पता लगा सकते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, अगर उसको आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये क्या है। अगर उस ऑब्जेक्ट से साउंड आ रही है तो साउंड से आप सुन सकते हैं कान से। ये सब हमारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आंखें बंद कर लो और सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर बताओ, तो या क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और आपको देखकर बताना पड़ेगा कि सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर क्या है। तो इट मींस आपको देखना पड़ा। तो आपको देखने के लिए कौन सा ऑर्गन जरूरी है, आई, आंखें जरूरी है देखने के लिए, और साथ में लाइट भी। लाइट से जो रिफ्लेक्शन होगा उस ऑब्जेक्ट से तभी हम देख पाएंगे। समझ आई बात। ठीक है, तो ये आपके पास सेंस ऑर्गन होता है ह्यूमन आई। आगे हम इसके पार्ट्स डिस्कस करते हैं। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम बनाएंगे। देखो, आंख का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। पेपर में आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये बनाने आपको आना चाहिए। इसकी बार बार घर में प्रैक्टिस करें बनाने की। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करते हो तो बेटा आप उसको बना पाते हो। तो इसको थोड़ा स्फेरिकल शेप में बनाना है, ये थोड़ा स्फेरिकल शेप में। इट इज द स्फेरिकल शेप जिसका डायामीटर होता है, डायामीटर इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। इतना इसका डायामीटर होता है लगभग। और यहां पे बेटा ये कुछ उभरा सा पार्ट होता है ह्यूमन आई का, आपको स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, और बीच में यहां से कुछ मसल्स होते हैं और यहां से भी मसल्स होते हैं। ठीक है, और बीच में एक बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है।
हमने लेंसेज के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पीछे वाले चैप्टर में। लाइट के चैप्टर में हमने लेंसेज के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने वहां पे आपको बाई कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक ही बात होती है बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पे ये कौन सा लेंस होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब जब आप कॉन्वेक्स लेंस आपके सामने आ जाए तो आपको क्या पता होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ये इमेज कैसी बनाता है, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो कहाँ इमेज बनती है, कैसी बनती है, नेचर कैसा है, साइज कैसा है, ये सारी बातें आपको पीछे वाले चैप्टर में मैंने बता रखी हैं। क्लियर होगी बात? तो ये जो बेटा आपके पास ये बाहर उभरा हुआ पार्ट दिखाया जाता है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी की आंख को देखते भी हैं तो आपको सबसे पहले व्हाइट वाला पोर्शन दिखता है। इस व्हाइट वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? नंबर 1 पार्ट स्केलेरा। ठीक है, व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई इज नोन एज स्केलेरा। इसका काम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स our eyes from dust particles and insects। तो जो आपको व्हाइट पोर्शन दिखता है ना आंख का, चाहे अपनी आंख चाहे किसी की आंख आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वो जो व्हाइट पोर्शन होता है उसको हम स्केलेरा बोलते हैं। क्लियर की बात? काम क्या है इसका? ये प्रिवेंट करता है, बचाता है हमारी आंखों को किससे? डस्ट पार्टिकल से और इंसेक्ट से। हमारी आंख में देखो धूल के कण चले जाते हैं, ठीक है, हम जैसे ही बाहर निकले धूल हमारी आंखों में चली जाती है। समटाइम गाड़ियां निकलती हैं तेज हमारे पास से तो धूल उड़ती है, वो धूल हमारी आंखों में चली जाती है। ठीक है, आंख के अंदर, कॉर्निया के अंदर ना जाए, ठीक है, प्यूपिल के अंदर ना जाए, लेंस के अंदर ना जाए, उसको ये कौन प्रोटेक्ट करता है? तो स्केलेरा प्रोटेक्ट करता है। और आंख में कोई कीड़ा गिर जाए, ठीक है, इंसेक्ट गिर जाए, तब भी आपको उस इंसेक्ट को आंख के अंदर जाने से रोकता है स्केलेरा। ठीक है, तो ये आपको बात क्लियर होगी। सेकंड पार्ट है बेटा, जो पार्ट आगे दिखता है, व्हाइट पोर्शन तो मैंने नहीं बनाया, यहां जो उभरा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, इट इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द आई। आंख का आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है, स्केलेरा व्हाइट है, आपको दिख रहा है। आंख का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, आप देखें वहां पर एक लेयर होती है ग्लास की तरह। जितना जूम करके देखोगे तो ऐसे लगता है कि हमने एक ग्लास लगा रखा है यहां आगे। ठीक है, ये जो आपके पास कॉर्निया है ना, इट एक्ट्स एज अ विंडो। इट एक्ट्स एज अ विंडो, ठीक है, विंडो ऑफ द आई, ऑफ एन आई, विंडो ऑफ एन आई। आप देखते हैं ना कैमरा, ठीक है, कैमरा के आगे भी एक विंडो लगी होती है, उसको खोलते हैं फिर लाइट अंदर जाती है। समझ आई बात? तो कॉर्निया इट एक्ट्स लाइक अ विंडो ऑफ एन आई। क्लियर हुआ? और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। और क्या बात होती है बेटा? सबसे ज्यादा आपको पूछे कि आंख में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किस पार्ट में हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन occurs at the cornea। कॉर्निया के ऊपर रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कॉर्निया में लगभग 80 to 90% रिफ्रैक्शन यहीं पे हो जाता है। कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होगा, फिर आगे अंदर प्यूपिल से लाइट जाएगी और आगे लेंस के ऊपर, लेंस इसको स्ट्राइक कराएगा पीछे रेटिना के ऊपर। रेटिना की लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। क्लियर हुई बात? यहां तक क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन किस पार्ट में होता है ह्यूमन आई के। ठीक है, तो किस पार्ट में होता है?
कॉर्निया में मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इतनी बातें नोट कर लेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो थर्ड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। ये तो आपके हो गया कॉर्निया, ठीक है। इसके आगे, कॉर्निया के आगे बेटा देखें, यहां पर एक लेयर होती है, ठीक है, और बीच में एक गोलाकार एक ब्लैक सा स्पॉट होता है, गोलाकार, ठीक है। अब ये जो है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास आंख का, आइरिस। आइरिस क्या है? इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम that controls the size of pupil, ठीक है। प्यूपिल ये होता है बेटा, बीच में जो ब्लैक स्पॉट, ये प्यूपिल सभी का, हर किसी का ये प्यूपिल ब्लैक ही होता है, ठीक है। ये क्या है? प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो ब्लैक कलर का ही होता है, लेकिन आप देखते हैं कि किसी की आंख ब्लू कलर की होती है, किसी की आंख ग्रीन कलर की होती है, किसी की आंख ब्राउन कलर की होती है। जैसे मेरी आंखें मैं देखूं तो मेरी आंखें ब्राउन कलर की हैं। तो क्या वो कलर किस चीज का है? वो कलर होता है बेटा आपका आइरिस का। किसका कलर होता है? आइरिस का। आइरिस के पास इट हैव कलर पिगमेंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो आंख का कलर होता है, किसी की आंख ब्लू होती है, किसी की आंख ग्रीन होती है, किसी की आंख ब्राउन होती है। तो इसका कारण क्या है? क्यों? ये कलर किस चीज का है? आइरिस का होता है। प्यूपिल सभी का ब्लैक होता है। प्यूपिल का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। अब आइरिस का एक और काम है, चलो इतना ही काम है आइरिस का। आइरिस का क्या काम है? साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करना, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। ये है प्यूपिल आपका, ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हम हेडिंग लगाएंगे, फोर्थ पार्ट है आपके पास प्यूपिल, जिसको पुतली बोलते हैं हिंदी में, आंख की पुतली, प्यूपिल। ये ब्लैक कलर का होता है। इसका काम क्या होता है प्यूपिल का? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। प्यूपिल क्या करता है? ये रेगुलेट और कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है वो आंख में जानी चाहिए। यहां पे बेटा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। मैंने कुछ बुक्स भी देखी हैं, उनमें से इसको बताया जाता है कि ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है। समटाइम गूगल के भी ऊपर सर्च करें तो आइरिस ही इसका आंसर आता है। लेकिन एनसीईआरटी बताती है, एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ क्लियरली मेंशन है, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये कौन करता है? प्यूपिल करता है। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, तो हम एनसीईआरटी को ऑथेंटिसिटी मान करके हम इसको ही आंसर मानेंगे। किसको? प्यूपिल को। क्लियर हुई बात? तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्यूपिल जो है वो लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट आंख में जानी चाहिए, ठीक है। अगर हम ब्राइट लाइट में होते हैं तो बेटा हमारी जो ये प्यूपिल जो है ना, ये कमांड देता है किसको? आइरिस को, कि भाई शटर बंद करो। आइरिस का काम क्या है? एक शटर की तरह काम है, ठीक है, कि आपको शटर बंद कर देना है। जितनी लाइट चाहिए उतनी ही लाइट आपको आंख में जानी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा अगर लाइट चली गई तो आपके पीछे जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, ठीक है, ये स्क्रीन क्या हो जाएगी बेटा? डैमेज हो जाएगी अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आंख के अंदर चली गई। तो कभी भी किसी की आंख में भी ये टॉर्च लेके ऐसे आंख के ऊपर नहीं जलानी है टॉर्च, ठीक है, क्योंकि टॉर्च में भी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो आपकी आंख को, आपकी स्क्रीन को, इस रेटिना को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। तो इस डैमेज को रोकने के लिए देखो, गॉड की क्रिएशन को देखो तो क्या बताया गया है? प्यूपिल में ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट ना एंटर करें तो एक शटर लगा दिया, जैसे रेलवे फाटक होता है ना,
रेलवे फाटक होता है ना, अगर रेलवे फाटक लग जाता है तो दोनों तरफ की गाड़ियां रुक जाती हैं कि अब गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह से यहां पे जो आइरिस है ये काम कर रहा है रेलवे फाटक की तरह कि ज्यादा लाइट नहीं जानी चाहिए आंख के अंदर, तो प्यूपिल कमांड देता है आइरिस को कि शटर को बंद करो। क्लियर हुई बात? अब डिम लाइट हो तो डिम लाइट में आपको क्या चाहिए कि आपको देखना डिम लाइट में आपको कमरे में चले जाते हैं, अंधेरे रूम में चले जाते हो तो आपको क्या होता है कि हमें कोई चीजें दिख जाए, कहीं से तो लाइट आए, ठीक है? तो आपका जो ये फाटक है ना ये खुल जाता है। इट मींस ये जो आइरिस है प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है। तभी तो बोला गया आइरिस का फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना है। अगर ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपिल का साइज कम कर देगा, कौन? आइरिस। तो यहां पे लिख भी लेंगे, अगर ब्राइट लाइट हुई, ब्राइट लाइट, ठीक है, तो द साइज ऑफ प्यूपिल इज स्मॉल, ठीक है। और आपके पास डिम लाइट हुई तो साइज बढ़ जाता है, द साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीजेस, ठीक है। तो ब्राइट लाइट में करता कौन है, ये काम कौन कर रहा है, ये आइरिस काम कर रहा है। आइरिस उस चीज को क्या कर रहा है, इस शटर को बंद कर रहा है कि ब्राइट लाइट है, ज्यादा लाइट है तो कम लाइट जानी चाहिए। आप देखते भी हैं कि समटाइम अगर हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो ग्राउंड में बहुत ज्यादा लाइट होती है, सनलाइट, ठीक है, और वहां पे हमारा जो पीपल का साइज है बहुत छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लेस अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होती है, उतनी ही लाइट अंदर जानी जितनी हमें जरूरत है, ठीक है। तो आपके पास आइरिस जो है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास आइरिस जो है वो पीपल के साइज को कम कर देता है। और जैसे ही हम ग्राउंड से सीधा ही अपने रूम में आते हैं या क्लासरूम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए नहीं दिखता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आइरिस है ना, आइरिस ये थोड़ा टाइम लेता है पीपल के साइज को बढ़ाने के लिए। मतलब जो फाटक लगा है, फाटक खुलने में टाइम तो लगता है ना, ठीक है, फाटक खुलने में टाइम तो लगता है थोड़ा सा। ऐसे ही बेटा लाइट के आपके इसके आइरिस के साथ होता है, ठीक है। प्यूपिल का साइज ब्राइट लाइट में कम कर देता है और डिम लाइट में बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद आपको पता है नॉर्मली आप देखना शुरू कर देते हैं रूम में। क्लियर होगी बात? तो ये है आइरिस और प्यूपिल से रिलेटेड। आप पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट। अब आगे देखें तो आगे बेटा ये देखो, ये हो गया आपके पास कॉर्निया, यहां पे कॉर्निया था, ठीक है, ये प्यूपिल था, प्यूपिल ब्लैक इन कलर होता है, और ये आइरिस था। अब आगे आप देखें तो ये एक लेंस लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, और क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब बाई कॉन्वेक्स लेंस और अब डबल कॉन्वेक्स लेंस और क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, इसका काम क्या होता है बेटा, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, ये क्या करता है, ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर। स्क्रीन, रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। क्लियर की बात? इट इज मेड अप ऑफ, ये किससे मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ फाइबर्स, जेली लाइक मटीरियल। अब देखो, ये जो लेंस होता है ना बेटा, ये कोई हार्ड मटेरियल नहीं है, इट इज नॉट अ हार्ड मटेरियल। ठीक है, अगर ये हार्ड मटेरियल होता तो जो हार्ड मटेरियल होते हैं, उसके हार्ड लेंसेज होते हैं, उनकी फोकल लेंथ जो है वो फिक्स होती है। वो फोकल लेंथ ना तो बढ़ सकती है ना घट सकती है। यानी आपने जो अपने स्कूल की लैब में देख रखे होते ना लेंसेज और मिरर्स,
उनकी फोकल लेंथ फिक्स है, वो हार्ड है। लेकिन ये जो आंख के अंदर जो बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है ये हार्ड नहीं होता है। ये कैसा होता है, एक जेली लाइक, जेली आपने देखी है, जेली, जेली एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। जेली क्या होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। उसको आप खींच के लंबा भी कर सकते हैं और दबा के उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं खींच के, और दबा के उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब ये आपके पास ये जो लेंस होता है आंख के अंदर, ये होता है आपके पास जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। अब इस लेंस की देखो, हमें अगर दूर देखना है ना तो हमारी आंखें बहुत रिलैक्स होती हैं, ठीक है। आप खुद भी अभी आप वीडियो को देख रहे हैं और अब दीवार की तरफ देखें तो बेटा आपकी आंखें बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप दूर देख रहे होते हैं, और जब आप दूर देख रहे होते हैं तो बेटा आपका जो ये लेंस है ना, लेंस, इसका कर्वेचर क्या हो गया होता है, डिक्रीज हो गया होता है। और जब कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और जब फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो उसकी पावर कम हो जाती है, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। तो आप बहुत आराम से रिलैक्स होकर देख रहे थे। लेकिन वहीं पर जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मोबाइल की तरफ अपनी आंखें ला रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेन होता है। यहां पे क्यों हो रहा है, क्यों आंखों में क्यों स्ट्रेन हो रहा है? क्योंकि आपके ये जो लेंस है ना, जेली लाइक मटेरियल, ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब आप जितना पास देखोगे ये उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि अगर आप ये पेन को पास पास लाते आओगे तो आगे ये चीज ब्लर हो जाएगी, मुझे क्लियरली नहीं दिखेगी, साफ नहीं दिखेगी, ब्लर दिखेगी। लेकिन कुछ डिस्टेंस ऐसा होगा वहां पे मुझे बिल्कुल क्लियरली, उसके आगे आने पर मुझे ब्लर चीजें दिखना शुरू हो रही हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? और जब आप जितना और पास लाओगे, जितना पास से बुक को देखोगे बेटा, आपको उतना ज्यादा स्ट्रेन यहां पे आंख में होता है। तो बुक को एक पर्टिकुलर लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर ही रखना चाहिए, बुक को तभी देखना चाहिए, वहीं पर ही रखकर बुक को पढ़ना चाहिए। वो 25 सेंटीमीटर था नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जिसको कोई डिफेक्ट है बेटा, ये डिस्टेंस बढ़ गया होता है या आपके पास बढ़ जाता है, जिसको कोई डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट के बारे में मैं अलग वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो समझ गए बात बेटा। तो क्रिस्टलाइन लेंसेज, अब बेटा इन लेंसेज को मैं बोल तो रहा हूं कि ये लेंसेज क्या हो रहे हैं, ये एक्सपैंड भी हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, लेकिन इसको कर कौन रहा है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट? तो बेटा इसको एक मसल, ये पीछे एक मसल्स हैं, इस लेंस को पकड़े रखी हैं। इन मसल्स को हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ये देखो ये मसल्स हैं, ये और ये, इसको क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स, ठीक है, सिलियरी मसल्स। तो आगे ये नोट कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, 5th पार्ट, सिलियरी मसल्स। 6th पार्ट हमारे पास आ गया, सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है? सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है? टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करना होता है। इट मींस अगर आप देखो, इमेज आपकी यहीं पे बननी चाहिए, ये डिस्टेंस तो फिक्स है। देखो ये लेंस है और ये आपकी स्क्रीन है। स्क्रीन तो हम आगे पीछे नहीं रख सकते ना, स्क्रीन तो वहीं पर है, ठीक है। तो इमेज आपको यहीं पे बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब स्क्रीन को आगे पीछे नहीं कर सकते, तो बेटा इस लेंस की फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर दो, जिससे आप जैसे भी जितना भी दूर देखें, जितना भी पास देखें, और आपका इमेज डिस्टेंस जो है वो सेम रहे, इमेज डिस्टेंस चेंज ना करें। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है भी, एक्सरसाइज में आप देखें कि अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करोगे तो जो इमेज डिस्टेंस है ह्यूमन आई के अंदर, क्या वो चेंज होगा? ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ये जो लेंस है, इसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, एंड दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद। क्लियर हुई बात? समझ आ रहा है बेटा? तो ये डिस्टेंस, तो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है लेंस से, वो तो फिक्स है, आप चेंज क्या कर सकते हो? देखो, क्योंकि आप दूर भी देख रहे हो और वो भी क्लियरली देख रहे हो, पास देख रहे हो वो भी क्लियरली देख रहे हो,
तो इट मीन्स कि आपकी लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और कौन डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? सिलेरी मसल्स। क्लियर हुई बात? तो टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, समझ आया? तो फोकल लेंथ कैसे? अब देखो यहां पे ये बातें नोट करने वाली हैं। तो क्या क्या होगा जब आप दूर देख रहे हैं, मतलब व्हेन यू सी फार्दर ऑब्जेक्ट्स, तो जब आप दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो क्या होता है, आपका जो लेंस है, द कर्वेचर ऑफ लेंस या लेंस एक्सपेंड्स, लेंस एक्सपेंड हो जाता है। तो लेंस के एक्सपेंड होने से क्या होगा, कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, लेंस का जो कर्वेचर है वो डिक्रीज होता है। देखो ये देखो यहां पे फुल कर्वेचर में है लेंस, पूरी तरह कर्व है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्सपेंड कर रहा है, इट मींस आपको ये खींच रहे हैं दोनों तरफ से, तो ये लेंस कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसका कर्वेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कर्वेचर अगर डिक्रीज हुआ तो बेटा क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। मतलब कर्वेचर डिक्रीज होने का मतलब है लेंस बिकम्स थिन, ठीक है, पतला हो गया ना लेंस। यहां पे देखो, अगर लेंस आपके पास थिन हो गया तो फोकल लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ आपको मैंने बता रखा है। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो वहां पे बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था कि जो थिन लेंस है उसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। थिक लेंस की पावर ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पे देखो लेंस बिकम थिन मतलब फोकल लेंथ इंक्रीजेस। और आपने ये पढ़ रखा है पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर क्या होगी लेंस की, पावर लेंस की डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, इट मींस ये कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट रेस को कन्वर्स करता है, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वाई कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज। तो आपको समझ आया, जब आप दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस एक्सपेंड कर जाता है। और यहां पे एक और बात होती है कि आईज रिलैक्स्ड होती हैं, ठीक है, रिलैक्स, कोई स्ट्रेन नहीं होता जब आप दूर देख रहे होते हैं, ठीक है, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। तो लेंस एक्सपेंड करेगा तो कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। इट मींस लेंस बिकम्स थिन, लेंस पतला हो जाएगा। और लेंस अगर पतला होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन वी सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, जब हम पास के ऑब्जेक्ट्स को देखें तब क्या होगा, बोलो क्या होगा। अब पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो क्या होगा, लेंस कॉन्ट्रैक्ट्स या कंप्रेस, ठीक है। जब लेंस कंप्रेस होगा तो कर्वेचर क्या होगा, कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीजेस, कर्वेचर बढ़ जाएगा। अब आप देखो इस लेंस को आपने दबाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करो तो ये कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा ना। तो कर्वेचर क्या हो रहा है, इस लेंस का इंक्रीज हो रहा है। और जब कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंस बिकम्स थिक, ठीक है। अगर लेंस थिक हो गया, देखो आप देख रहे हैं लेंस मोटा हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, फोकल लेंथ क्या कर जाएगी, फोकल लेंथ, थिक लेंस की फोकल लेंथ क्या कर जाती है, डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी तो बेटा पावर क्या होगी, आप यहीं पे देखो, फोकल लेंथ कम होगी, डिक्रीज कर रही, तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, देन पावर इंक्रीजेस,
इट मीन्स कन्वर्जिंग पावर, और यहां पे होगा क्या, आईज स्ट्रेन्ड होंगी, स्ट्रेन्ड आईज, आंखों में स्ट्रेन होगा। ठीक है, जब आप पास की चीजों को देखते हो तो आंखों में क्या होता है, स्ट्रेन होता है। क्यों? क्योंकि आपका लेंस का कर्वेचर बढ़ रहा है, लेंस थिक हो रहा है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर रही है और पावर इंक्रीज कर जाती है, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर जाती है, जब फोकल लेंथ क्या आपके पास डिक्रीज करती है। क्लियर होगी बात? तो थिक लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है, किसकी? ये पीछे वाली वीडियो में मैंने पीछे कमेंट में भी लिख दिया था कि वो बाय मिस्टेक हुआ है। ठीक है, थिक लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा होती है, लाइट रेज को ज्यादा कन्वर्ज करता है। ठीक है, अब ना एक बात आती है क्या, कि एक लिमिट होगी ना इसकी, सिलेरी मसल्स जो हैं वो इसको दबा रही है। ठीक है, ये सारा का सारा काम किससे हो रहा है, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, with the help of ciliary muscles। ciliary muscles होल्ड करती है लेंस को, इट होल्ड्स द आई लेंस, ये आई लेंस को होल्ड करती है। ठीक है, और काम क्या है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है, वो मैंने आपको बता दी कैसे कैसे एडजस्ट करता है। अब ना एक बात देखो कि सिलेरी मसल्स अगर इस लेंस को पूरी तरह कंप्रेस कर देगी तो उसका कर्वेचर वो मैक्सिमम कर्वेचर होगा, और अब आई लेंस की एक लिमिट होगी, उसके आगे आप मतलब आप कितना पास ला सकते हो ऑब्जेक्ट को, बस यहां तक मुझे मैं क्लियरली देख पा रहा, मतलब ये वो डिस्टेंस है, अगर इसके आगे मैं ला रहा हूं तो मुझे ब्लर दिख रहा है। इट मींस ये जो डिस्टेंस है जहां तक मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा था वहां तक ये कर्वेचर फुल कर्वेचर में, मैक्सिमम कर्वेचर में आ गया। इट मींस इसकी एक लिमिट है, वहां पर ये पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसके और पास लाओगे तो अब लेंस का कर्वेचर अब और नहीं बढ़ सकता, लेंस का कर्वेचर अब इंक्रीज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी फोकल लेंथ अब और नहीं घट रही है। ठीक है, फोकल लेंथ नहीं घट रही है और कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमें 25 सेंटीमीटर के पीछे अगर हम और आगे लाएं 25 सेंटीमीटर के तो हमें चीजें ब्लर दिखती हैं, तो हमें बिल्कुल पास बुक को रख के नहीं देखना है, थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर रख के देखना, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। 25 सेंटीमीटर का होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। क्लियर होगी बात? तो ये मिटा दे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास देखिए, ये जो आपके पास कॉर्निया है ना और ये आई लेंस है, इसके बीच में बेटा एक लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द कॉर्निया। बेटा देखो, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? कॉर्निया को। ठीक है, तो ये एक बात थी। नेक्स्ट हमारे पास अब आती है बात ये स्क्रीन। ठीक है, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं बेटा रेटिना, जहां पर इमेज बनती है। तो नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना। रेटिना में क्या होता है बेटा? इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ठीक है, इमेज इस स्क्रीन के ऊपर बनती है। ये लेंस कहां पे इमेज बनाता है? इस स्क्रीन के ऊपर, रेटिना के ऊपर। रेटिना एक स्क्रीन होती है। अब इसके ऊपर जो इमेज बनती है तो इट हैव two types of cells. Retina have two types of cell. Number one, rod-shaped cells. अब रोड शेप सेल क्या होते हैं? इट रिस्पॉन्ड टू द ब्राइटनेस
और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की ब्राइटनेस, लाइट ज्यादा है या डिम है, कौन रिस्पॉन्ड करता है? डिम लाइट में भी कौन से सेल रिस्पॉन्ड करते हैं? अगर आप डिम लाइट में भी देख पा रहे हैं ना बेटा, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रोड टाइप शेप सेल, रोड शेप्ड सेल्स। ठीक है, एक तो ये रोड शेप्ड सेल होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं किसमें? ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। डिम लाइट में भी अगर देख पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ रोड सेल्स। इस रेटिना के पास ये सेल्स होते हैं, रोड शेप्ड सेल्स होते हैं, रोड शेप्ड सेल्स, रोड शेप्ड सेल्स। ठीक है, ये लिखा ही है मैंने। नेक्स्ट है दूसरा, हमारे पास कौन सा सेल होता है? कॉन शेप्ड सेल्स। सेकेंड इज कॉन शेप्ड सेल्स। अब रोड शेप, रोड की तरह होते हैं, रोड, एक रोड देखी होगी आपने, ठीक है, लोहे की रोड, उसकी तरह। और एक होते हैं कोन, कोन की शेप आपने देखी होगा, कोन कैसा होता है? कोन। ठीक है, इस तरह का कोन शेप्ड सेल्स और रोड शेप्ड सेल्स। अब ये कोन शेप्ड सेल्स का क्या काम होता है? इट रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द लाइट। लाइट में जो कलर होते हैं ना, बिबग्योर होते हैं ना, वायलेट, ठीक है, इंडिगो, ये आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये जो सेल्स, ये जो आपके पास कलर होते हैं ना, ये लाइट, हम वैसे तो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तब ये 7 कलर्स जो हैं वो आपके पास देखते हैं, ये कलर्स हमें दिखते हैं रेनबो में, आपने देखा होगा। अभी मैं इस चैप्टर में आगे डिस्कस करूंगा, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो लाइट के पास कलर्स होते हैं, तो हम ये जो डिफरेंट कलर्स हम देख पाते हैं, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये कैसे देख पाते हैं? जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमारे पास रेटिना के ऊपर कौन से शेप के सेल हैं? कोन शेप। अगर हमें कोई कलर दिख रहा है ना बेटा, वो किसकी वजह से दिख रहा है? क्योंकि रेटिना के पास क्या है? कोन शेप्ड सेल है। अगर कोन शेप्ड सेल नहीं होंगे तो बेटा आप किसी भी कलर को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और रोड सेल लाइट की ब्राइटनेस को बताता है, ठीक है, कि कितनी लाइट। आप रोड शेप्ड सेल नहीं होंगे तो आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से हम देखते हैं, लाइट जब हमारी आंखों में जाती है, लाइट को सेंस करने वाला वो सेल ही नहीं है स्क्रीन के पास, यहां पे इसके पास वो सेल ही नहीं है रेटिना के पास, तो बेटा आप देखोगे कैसे? तो ये सेल्स है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। उस कलर ब्लाइंडनेस में क्या, कलर ब्लाइंडनेस का क्या मतलब होता है? कि वो डिफरेंट कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये रेड, ऑरेंज, पिंक। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे कलर हैं जिनके नाम हमें मालूम नहीं थे। पिंक के भी बहुत ज्यादा कलर हैं, मैजेंटा के पता नहीं कौन कौन से, मुझे भी नहीं मालूम। पिंक, मुझे पिंक ही मालूम है, लेकिन हाँ गर्ल्स को ज्यादा मालूम होता है कि कौन सा पिंक है, कौन सा क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे कलर्स भी अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर होगी बात? तो अगर जो बेसिक कलर्स को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि ये रेड है या ये ब्लू है, ये ग्रीन है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है बेसिकली? कलर ब्लाइंडनेस इसलिए होता है, हो सकता है कि रेटिना के पास इस कलर के पिगमेंट ना हो। मान लो किसी को कलर ब्लाइंडनेस है और उसको रेड ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, रेड ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा इसके जो रेटिना के पास जो कॉन टाइप सेल्स है ना, उनमें रेड और ग्रीन के पिगमेंट्स नहीं है इन कॉन सेल्स के पास, तभी इनको रेड और ग्रीन नहीं दिख रहा है। और बहुत बुरी बात यह है कि इस कलर ब्लाइंडनेस को हम कभी क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, कलर ब्लाइंडनेस को। इसीलिए जब ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, तो आंखों का टेस्ट होता है, तो वहां पे ये देखा जाता है कि किसको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। बहुत जरूरी है ड्राइविंग के लिए। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रेड लगा हो और आपको ग्रीन दिख गया, आपने भगा दी गाड़ी, ठीक है, एक्सीडेंट कर दिया, किसी दूसरे को ऐसे ही मार दिया, तो इसीलिए चेक किया जाता है कि ये जो व्यक्ति है इसको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। रेटिना को हमने डिस्कस कर लिया। नाइन्थ हमारे पास, नाइन्थ पार्ट है
बेटा देखो ये लेंस जो है और ये जो स्क्रीन है इसके बीच में भी एक फ्लूइड होता है लिक्विड टाइप, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसका काम क्या है विट्रस ह्यूमर का? विट्रस ह्यूमर इट मेंटेन्स, इट प्रोवाइड्स the moisture and maintains the size of eye। ठीक है, ये आंख के साइज को मेंटेन करके रखता है। ये फ्लूइड बना होता है ना, आंख पिचक ना जाए, ठीक है, तो ये इस साइज को, आंख के साइज को कौन आपके पास बना के रखता है? ये विट्रस ह्यूमर, ये जो लिक्विड होता है किस किस के बीच में? दिस लिक्विड प्रेजेंट, दिस liquid present in between eye lens and retina। रेटिना और आई लेंस के बीच में ये लिक्विड प्रेजेंट होता है। काम क्या है इसका? इसका काम है बेटा आई के जो साइज को मेंटेन रखना। क्लियर होगी बात? बेटा एक और पॉइंट आता है लास्ट में, 10th पॉइंट, उसको डिस्कस करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी इससे पहले हम ऑप्टिक नर्व को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिक नर्व, अब बेटा यहां पर ये देखो स्क्रीन है नहीं, स्क्रीन के साथ एक ये देखो यहां पे मैंने कुछ बनाया है, ठीक है, और कुछ वायर्स बाहर की तरफ निकली हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स, इनका काम क्या होता है? It carries the electrical signals to the brain। ठीक है, it carries the electrical signal to the brain। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है सर? देखो जैसे ही लाइट आंख से एंटर करेगी बेटा, तो जब इस स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी तो यहां रोड और कॉन टाइप सेल्स हैं। वो क्या करते हैं बेटा? वो सेल्स क्या करते हैं? इन लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? ये थोड़ा उस पीछे वाले पोर्शन में आप मेंशन कर लेंगे। ये जो रोड एंड कॉन टाइप सेल्स convert light energy into electrical energy। ये पीछे वाले पोर्शन में ऐड कर ले बेटा रेटिना में, ठीक है, वहां पर ये नाम आएगा। अब देखो जैसे ही ये लाइट यहां पे पड़ेगी ना बेटा, तो यहां पर जब लाइट स्ट्राइक करेगी, उसके लाइट के पार्टिकल्स, फोटोन्स होते हैं, वो स्ट्राइक करेंगे, तो बेटा यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा होंगे, ठीक है, और वो सिग्नल्स जो हैं उनको कौन कैरी करता है? ये ऑप्टिक नर्व्स कैरी करती हैं। और ऑप्टिक नर्व कहां पर कनेक्टेड है? ये ब्रेन के साथ। बेटा जब भी हम देखें ना कि हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ब्रेन, ठीक है, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीपीयू। क्यों? अब आपको बोला जाता है ना कि आपने बाइक चलानी है, स्कूटी चलानी है, तो हेलमेट लगाओ। क्यों? अगर बाई चांस एक्सीडेंट होता है तो बेटा आपका दिमाग, देखो बाकी कहीं भी चोट लगेगी तो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में अगर चोट लगेगी तो बेटा आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, कैसी भी चीज हो सकती है दिमाग के साथ, ठीक है, इसीलिए प्रोटेक्ट किया जाता है। समझ आई बात? तो सारी की सारी चीजें कहां कनेक्टेड है? ब्रेन के साथ। आंख में अगर देखो, हाथ में अगर आपको चोट लगती है तो वो भी ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि यहां पर लगी है, ठीक है, तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि कहां पे चोट लगी है। ऐसे तो पता नहीं चलेगा, ब्रेन आपका डेड होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर हुई बात? तो यहां पर ये जो रोड और कॉन टाइप सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को, जो कि स्ट्राइक कर रही है यहां स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, और इन सिग्नल्स को कैरी कौन करता है? ऑप्टिक नर्व्स, जो कि यहां रेटिना के साथ कनेक्टेड है यहां से। और ये ऑप्टिक नर्व्स कहां जा रही हैं? ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो इट कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन एंड देन ब्रेन
इंटरप्रेट द इमेज, ठीक है। इमेज को ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि किस प्रकार की इमेज है, ये कौन व्यक्ति है, ठीक है। ये आपके पास ये पेन है, ठीक है, ये बोर्ड है, ये ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा है, ऑप्टिक नर्व्स लेकर के जा रही हैं। पहले तो बेटा लाइट जा रही है मेरे, देखो लाइट बोर्ड से टकरा रही है, मेरी आंख में जा रही है, आंख में जाने के बाद यहां स्ट्राइक कर रही है, यहां पर लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है, ऑप्टिक नर्व्स उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी कर रहे हैं और ब्रेन तक ले जा रहे हैं, और ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है कि ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन आपके पास इंटरप्रेट करता है, ब्रेन करता है। और देखो ये चीजें कितनी फास्ट हो रही हैं, बहुत फास्ट। मैं तो आपको बता रहा हूं लाइट टकरा रही है, आ रही है, यहां से जा रही है, फिर यहां टकरा रही है, लेकिन ये चीज बहुत ही कम सेकंड्स में हो रही, बहुत ही कम, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ये, ठीक है। तो ये था बेटा ऑप्टिक नर्व। लास्ट पार्ट एक और है, उसको डिस्कस करते हैं, 11th पार्ट, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है, आप देखिए बेटा, ये जो ऑप्टिक नर्व्स है ना, ये यहां पे कनेक्टेड है ना स्क्रीन के साथ, इसी को बोलते हैं बेटा ब्लाइंड स्पॉट। अगर मान लो कि लाइट जो आ रही है किसी ऑब्जेक्ट के टकरा के, और यहां पे आके वो लाइट मिल रही है, मतलब यहां पे इमेज बन रही है, तो बेटा वो इमेज आपको दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां ब्लाइंड स्पॉट में इट डज नॉट हैव रोड एंड कोन शेप्ड सेल्स। देखो ब्लाइंड स्पॉट के पास रोड और कोन शेप्ड सेल्स नहीं होते। अगर रोड और कोन शेप्ड सेल नहीं होंगे तो आपको पता है रोड शेप्ड सेल क्या करते हैं, ये ब्राइटनेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट की ब्राइटनेस को, और कौन शेप्ड कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इसके पास तो वो है ही नहीं ब्लाइंड स्पॉट के पास, तो इमेज बनेगी भी नहीं। यही मैं बात समझा रहा था आपको। तो इमेज नहीं बनेगी ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर। अगर आपके पास इमेज बन रही होगी, देयर नो इमेज फॉर्म ऑन द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर कोई इमेज नहीं बनेगी। अब देखो एक और बात, यहां पे क्वेश्चन हर बार आता है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो हमें सीधा कैसे दिखता है? बेटो सीधा दिखने का कारण एक ही है कि जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये सिग्नल्स कैरी कर रही हैं, ब्रेन के पास ले रही है, ब्रेन उसको सीधा करके दिखा रहा है हमें, ब्रेन कर रहा है ये चीज, ठीक है। यहां पर इमेज आपके पास रेटिना के ऊपर इमेज उल्टी ही बनी है, ब्रेन ने उसको सीधा किया है। क्लियर हुई बात? तो बेटा ये दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया आज इसमें। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। It is the ability of the lens to adjust the focal length with the help of ciliary muscles so that the sharp image of an object at different positions of an object placed at different positions from the eye
adjust the focal length with the help of Slurry method so that the sharp image of an object placed at different positions from the eye is formed on the retina of the eye is known as accommodation ऑफ एन आई। ठीक है, तो ये एबिलिटी होती है किसकी? लेंस की। क्या एबिलिटी है? टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल सो दैट शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस फ्रॉम द आई इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। अब देखो, कभी मैं पास में देख रहा हूं, कभी मैं दूर देख रहा हूं, ठीक है, तो फोकल लेंथ चेंज हो रही है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल उस फोकल लेंस को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम और ज्यादा हो रही है, डिक्रीज और डिक्रीज कर रही है, और मैं क्लियरली देख पा रहा हूं ऑब्जेक्ट को। दैट इज नोन एज बेटा अकोमोडेशन ऑफ एन आई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नोट कर लेंगे। देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, देखो ये हमारी आंख है, ये आपके पास लेंस है, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। कहां रखा है? इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी से रेज कैसी आती हैं? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज कैसे आएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ये जो लेंस है, देखो सिलेरी मसल्स इसको क्या करेंगी? लेंस के कर्वेचर को बढ़ा देंगी और फोकल लेंथ लेंस के कर्वेचर को घटा देंगी और फोकल लेंथ, हम दूर देख रहे हैं ना, रिलैक्स्ड आइज के लिए, तो फोकल लेंथ क्या कर जाएगी? देखो इंक्रीज हो जाएगी, तो तब भी ये रेज को यहां मिलाएगा स्क्रीन के ऊपर। और दूसरा केस मान लो आप पास में देख रहे हैं, और जब आप पास में देख रहे हैं तो बेटा क्या हो रहा है? तो कहीं रेज कुछ यहां से आ रही है ऐसे, ठीक है, और तब भी आपकी इमेज कहां बन रही है? रेटिना के ऊपर। कौन कर रहा है? किसी ने लेंस को क्या किया? उसके कर्वेचर को बढ़ा दिया जब आप पास देख रहे हैं। किसने किया? सिलेरी मसल्स ने। इसी को बोला जाता है बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये आपको बताना था। अब इसी में बेटा फार पॉइंट आता है और नियर पॉइंट आता है, तो मेंशन करेंगे फार पॉइंट और नियर पॉइंट। देखो यहां पर जहां तक आप इमेज बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं, चलो इसको अलग से करते हैं। सबसे पहले नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? द नियरेस्ट पॉइंट from an eye at which an object can be placed so that its sharp image is formed on the retina without strain. Is known as near point. Near point of an eye. And for normal human being, this distance is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जहां पर आपको देखो नियरेस्ट पॉइंट है आंख से, जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने पर आपके ऊपर रेटिना के ऊपर क्या हो रही है? एक शार्प इमेज बन रही है विदाउट स्ट्रेन, और उसके अगर आप आगे लाओगे तो आपको अब स्ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि कर्वेचर एक लिमिट होती है उस कर्व होने की लेंस की। अब उसके ये वो कंडीशन है जहां पे लेंस पूरी तरह कर्व हो चुका है। अब 25 सेंटीमीटर से और पीछे लाओगे तो बेटा क्या होगा? आपको इमेज ब्लर दिखेगी। ऐसा नहीं दिखेगी नहीं, ऐसा मतलब बोलना कि नहीं दिखेगी, ब्लर दिखेगी लेकिन ब्लर दिखेगी। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब और कर्व, उसका लेंस का कर्वेचर नहीं बढ़ सकता ना अब, इसलिए उसकी लेंस के कर्वेचर की एक लिमिट है, और वो लिमिट कहां तक है?
वो डिस्टेंस कौन सा है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है फार पॉइंट। ये क्लियर हो गया, फार पॉइंट। नेक्स्ट इज फार पॉइंट। द फारदेस्ट पॉइंट of an object from an eye so that the sharp image of an object is formed on the retina। ठीक है, ये वो पॉइंट है, ये वो फारदेस्ट पॉइंट है। द फारदेस्ट पॉइंट, द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एन आई सो दैट द शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ऑन द रेटिना। ठीक है, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कितना पॉइंट होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए? ये डिस्टेंस कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए? होता है ये डिस्टेंस इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। दूर तो आप कितना भी दूर देख सकते हैं ना। ठीक है, आपको वो चीज दिख ही जाती है, दूर तक देखो, कितना भी दूर देखो। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये इन्फिनिटी पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो ये 25 सेंटीमीटर मैंने पीछे बताया आपको, नियर पॉइंट बताया मैंने, इसको बेटा एक और नाम दिया जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई डी। इस डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं हम। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कौन सा डिस्टेंस है? जो नियर पॉइंट मैंने आपको अभी बताया। ठीक है बेटा, एक लास्ट में एक टॉपिक आता है रेंज ऑफ विजन। तो रेंज ऑफ विजन इज नथिंग, it is the distance between the near point and far point. It is the distance between near point and far point. ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, इसको बोला जाता है बेटा रेंज ऑफ विजन। आप इस रेंज में देख पाते हैं। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इससे रिलेटेड कि आपकी आंख में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। हो सकता है कि आपका ये नियर पॉइंट शिफ्ट कर जाए, 25 सेंटीमीटर ना रह करके आपको 100 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आपका बन जाए, और हो सकता है कि आप दूर की चीजों को नहीं क्लियरली देख पाए, मतलब आपका फार पॉइंट कुछ पास में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो दीज आर द डिफेक्ट्स जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आपने जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिफेक्ट्स ऑफ एन आई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।